हम लोग कर लिए थे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, सॉरी क्वेश्चन आंसर नहीं किए थे, जो नोट्स हम पढ़ चुके थे वो नोट्स के बाद अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मैंने सोचा कि मैं एमसीक्यू लगा रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, औरंगजेब के बाद मुगल उत्तराधिकारी के सामने जो आर्थिक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुए उसके प्रमुख कारण थे। उसके क्या क्या कारण थे? तो औरंगजेब का दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन का बड़ी मात्रा में खर्च करना, बिल्कुल सही है। उस समय बहुत मात्रा में वित्त और संसाधन खर्च हुआ था। नेक्स्ट बोल रहा प्रशासनिक कार्यकुशलता में कमी, बोल रहा है कि प्रशासनिक कार्यकुशलता में कमी थी तो थी। सूबेदारों का सैन्य प्रशासन एवं राजस्व कार्यकाल में नियंत्रण का खत्म होना, तो नहीं, सूबेदारों का नियंत्रण उस समय भी था, तो ये जो है ये गलत कथन है। उसके बाद चौथा है विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले कृषक एवं जमींदारों के विद्रोह, तो ये सही है। तो इसको 3 को एलिमिनेट करेंगे हम लोग अगर, तो हमारे पास ए ऑप्शन बच जाता है जो कि सही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत की किस जगह पर आक्रमण करके उसे लूटा था? स्वाभाविक है दिल्ली में, मैंने आपको नोट्स में भी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था? अहमद शाह अब्दाली, ये भी मैंने आपको नोट्स में बताया है। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात बने 3 प्रमुख राज्यों तथा उनके संस्थापक के संदर्भ में कौन से सही सुमेलित है? हैदराबाद निजाम उल मुल्क आसफ जा, बंगाल मुर्शिद कुली खां, अवध अजीमुद्दीन। तो इसका होगा 1 और 2। अगर मेरा गलत होगा तो हम उसका सही आंसर आपको बता देंगे। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद जिन 3 प्रमुख राज्यों अवध, बंगाल, हैदराबाद का उदय हुआ, उन्होंने राजस्व कर वसूलने की कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? तो उन्होंने व्यवस्था अपनाई थी इजारेदारी की, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए कि यद्यपि अवध, बंगाल एवं हैदराबाद राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, किंतु ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे। विशेषतः वे जागीर व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखते थे। इसलिए इन तीनों राज्यों ने राजस्व वसूली के लिए जमींदारों के बजाय इजारेदारों, जिसको एक राजस्व कृषक बोलते हैं, के साथ ठेके कर लिए थे। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 18वीं सदी में सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की थी? तो सतलुज और यमुना के बीच के क्षेत्र में, पढ़े हैं हम लोग नोट्स में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिखों से संबंधित मिस्र क्या थे? योद्धाओं का समूह था, ये भी हम लोग नोट्स में पढ़े हैं। राखी व्यवस्था का संबंध किससे? बिल्कुल सिख से है, ये भी हम लोग नोट्स में पढ़े हैं। नेक्स्ट सिख शासक महाराज रणजीत सिंह ने 1799 में किस जगह को अपनी राजधानी बताया है? लाहौर को, बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट है मराठों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी ने एक स्थायी राज्य की स्थापना शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से की थी। मराठों ने 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात को मुगलों से छीन लिया था। तो दोनों 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है लोहार एवं बंजारे शिवजी के समय मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए थे। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवा के हाथों में रही। तो सही बात है, 2 नंबर तो सही है, 1 का हमको पता नहीं, 1 गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। पेशवा मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर लेकर उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेते थे। जैसा कि मैंने आपको नोट्स में बताया, बिल्कुल भी पेशवा मुगलों के किलाबंद इलाकों पर तो ध्यान ही नहीं देते थे, साइड से निकल जाते थे, ठीक है। तो ये गलत होगा, कथन सही है और कारण क्या है? गलत है, तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चौथ कर सरदेशमुखी कर का संबंध किससे था? तो ये मराठा से था या सिखों से था? मराठा से था। फिर 1737 में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। मराठा ने उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक तथा तेलुगु प्रदेशों को अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से मिला लिया था। तो इसका तो मेरे को भी याद नहीं है, इसका केवल 1 सही होगा, ठीक है। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1737 में बाजीराव प्रथम के द्वारा दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर राजस्थान और पंजाब, पूर्व बंगाल तथा उड़ीसा, दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई थी। यहाँ पे गलत दिया है, कर्नाटक तथा तेलुगु प्रदेशों को अपने साम्राज्य प्रत्यक्ष रूप से मिला था, नहीं, फैल गई थी। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा संप्रभुता को स्वीकार करने के तरीके से रूप में उनको भेंट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1761 में मराठा के पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण था मराठा घुड़सवारों की संख्या कम होना, नहीं, मराठे के सैन्य अभियान के कारण अन्य शासकों का उनके खिलाफ हो जाना। मालवा के मराठा अभियानों ने उन क्षेत्रों में स्थित शहरों के विकास एवं समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों के वाणिज्य व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गए थे। तो पूरी तरह तो नहीं नष्ट हुए थे,
कोई हानि नहीं पहुंचाई थी। किस जाट नेता ने राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा? सूरजमल। जाटों के अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल किस जगह बनवाया गया था? दीग में बनवाया गया था। नेक्स्ट, नादिर शाह ने जब भारत में मुगलों के ऊपर आक्रमण किया था तब उसे किन क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग मिला था? तो उनको मराठा और सिख का सहयोग मिला था। ठीक है, तो हम लोग अपना रिजल्ट भी देख लेते हैं कि हम लोग अपना रिजल्ट कितना किए हैं। 94% किए। वेरी गुड, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर।